नमस्कार, मैं डॉक्टर कविता कुमारी, राजेंद्र मिश्रा महाविद्यालय की असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ समाज का अर्थ, परिभाषा और उसके मुख्य आधारों की चर्चा किया था। आज मैं समाज के मुख्य विशेषताएं यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोसाइटी की चर्चा करूंगी। यह समाजशास्त्र के पार्ट 1 प्रतिष्ठा के विद्यार्थियों एवं पार्ट 1 के जनरल और सब्सिडियरी के विद्यार्थियों के लिए भी परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब मैं चर्चा शुरू करने जा रही हूँ। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोसाइटी यानी समाज की विशेषताएं। समाज का अर्थ और समाज की परिभाषा जानने के बाद उनकी विशेषताओं का जानना आवश्यक है। मैकाइवर तथा पेज ने समाज की विशेषताओं का उल्लेख किया है। ये विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला, सोसाइटी इज एब्स्ट्रैक्ट यानी समाज अमूर्त है। विभिन्न विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषाओं के आधार पर यह स्पष्ट हो चुका है कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। यह संबंध अमूर्त होता है, इसे हम देख अथवा स्पर्श नहीं करते। सामाजिक संबंधों का केवल हम अनुभव कर सकते हैं। व्यक्ति के समूह को समाज नहीं कहा जाता, बल्कि उसके बीच पारस्परिक अंतःक्रिया के फलस्वरूप जो संबंध उत्पन्न होते हैं उसका नाम समाज है। हम व्यक्ति के समूहों को देख तथा स्पर्श कर सकते हैं, किंतु उनके बीच पाए जाने वाले संबंधों को देख अथवा स्पर्श नहीं करते। अतः समाज अमूर्त और अगोचर है। समाज की दूसरी विशेषता है म्यूचुअल अवेयरनेस यानी पारस्परिक जागरूकता। पारस्परिक जागरूकता का तात्पर्य है एक दूसरे का एहसास, अर्थात जब तक लोगों को एक दूसरे की उपस्थिति का ज्ञान नहीं होगा तब तक जागरूकता नहीं हो सकती। दो भौतिक चीज़ों के बीच संबंध होता है, किंतु उनके बीच एक दूसरे की उपस्थिति का ज्ञान नहीं होता। जैसे टेबल और डस्टर के बीच संबंध होता है। डस्टर टेबल के ऊपर रखा होता है, किंतु इन दोनों को एक दूसरे की उपस्थिति की जानकारी नहीं होती। अतः यह संबंध पारस्परिक जागरूकता पर आधारित नहीं है। समाज में सामाजिक संबंधों के लिए पारस्परिक जागरूकता का होना आवश्यक है। इसके अभाव में ना तो सामाजिक संबंध बन सकते हैं और ना ही समाज। परिवार में अनेक सदस्य होते हैं। इन सदस्यों के बीच निकट का संबंध होता है तथा इनके बीच भावनाओं का आदान प्रदान भी होता है। फलस्वरूप पारिवारिक संबंध विकसित होते हैं। इसी प्रकार अनेक संबंध उत्पन्न होते हैं जिससे समाज बनता है। समाज की तीसरी विशेषता है सिमिलैरिटी एंड डाइवर्सिटी यानी समानता तथा विभिन्नता। प्रत्येक समाज में समानता और विभिन्नता दोनों पाई जाती है। समाज में इन दोनों का रहना आवश्यक है। ऊपर से देखने पर दोनों एक दूसरे के विरोधी दिखाई पड़ते हैं, किंतु वास्तविकता ये है कि ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो हम पहले समानता पर चर्चा करेंगे। समानता के आधार पर ही कुछ व्यक्ति एक दूसरे के निकट आते हैं। इनके बीच विचारों एवं भावनाओं का आदान प्रदान होता है और सामाजिक संबंध बनते हैं। प्रत्येक समाज के सदस्यों में किसी न किसी प्रकार की समानता अवश्य पाई जाती है। इस समानता का आधार शारीरिक तथा मानसिक कोई भी हो सकता है या दोनों भी हो सकते हैं। जैसे सभी व्यक्तियों के 2 हाथ, 2 पैर, 2 आँख, 1 नाक आदि इत्यादि हैं। सभी मनुष्यों को भोजन, वस्त्र और आवास की आवश्यकता है। समानता के इस दृष्टिकोण से सभी अपने समान उद्देश्यों को पूरा करने के लिए मिलजुल कर कार्य करते हैं। इससे उनके बीच पारस्परिक जागरूकता बढ़ती है। गिडिंस ने इसी भावना को कॉन्शियसनेस ऑफ काइंड यानी समानता की चेतना कहा है। अब हम विभिन्नता की बात करेंगे। समाज में जहाँ एक और समानता देखने को मिलती है,
वहीं दूसरी ओर विभिन्नता भी पाई जाती है। समाज में विभिन्नता का होना भी अति आवश्यक है। यह विभिन्नता किसी भी क्षेत्र में हो सकती है। समाज के सभी सदस्यों में समान बुद्धि, योग्यता, कार्यक्षमता, तत्परता इत्यादि नहीं पाई जाती। समानता लिंग के आधार पर भी नहीं पाई जाती, अर्थात व्यक्तिगत और सामाजिक असमानता होना अनिवार्य है। असमानता के कारण ही लोगों को एक दूसरे की आवश्यकता पड़ती है और उनके बीच क्रिया प्रतिक्रिया होती है। इसके कारण समाज में आकर्षण बना रहता है। असमानता के कारण ही समाज में श्रम विभाजन पाया जाता है। जो व्यक्ति जिस प्रकार के कार्य के लिए कुशल होता है या जिस प्रकार के कार्य में अभिरुचि रखता है, उसी कार्य को करता है। समानता और असमानता दोनों के विषय में जानकारी हासिल होने के बाद यह स्पष्ट होता है कि समान उद्देश्यों यानी समानता की पूर्ति के लिए विभिन्न व्यक्ति भिन्न भिन्न कार्यों के द्वारा एक दूसरे का सहयोग करते हैं। यद्यपि समाज में असमानता तथा समानता तथा असमानता का होना अनिवार्य है, लेकिन असमानता की तुलना में समानता का ज़्यादा महत्व होता है। समानताएं प्राथमिक होती हैं और असमानताएं गौण। समान आवश्यकताओं के लिए लोग असमान कार्यों को मिलजुल कर करते हैं। समाज की चौथी विशेषता है इंटरडिपेंडेंस, यानी अन्योन्याश्रित। मनुष्य की आवश्यकता अनंत है। इन सारी आवश्यकताओं की पूर्ति वह अकेला नहीं कर सकता। जैसे जैसे लोगों की आवश्यकताएं बढ़ती गई, वैसे वैसे लोग संगठित होते गए, जिससे समाज का निर्माण हुआ। लोगों को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहना पड़ता है। यह पारस्परिक निर्भरता लोगों के बीच भाईचारे और समानता की भावना पैदा करती है। इससे लोगों के बीच आपस में संबंध स्थापित होते हैं और वे समाज के नियमों के अनुसार व्यवहार करते हैं। यह निर्भरता लोगों के बीच जन्म से लेकर मृत्यु तक बनी रहती है। आदिम समाज बहुत ही सरल और छोटा था। उस समय लोगों की आवश्यकताएं भी कम थी, फिर भी लोगों को एक दूसरे पर निर्भर रहना पड़ता था। उनके बीच श्रम विभाजन था। स्त्री और पुरुष के बीच काम का बंटवारा था। स्त्रियां बच्चों का लालन पालन तथा घर की देखभाल करती थी तथा पुरुष शिकार और भोजन इकट्ठा करते थे। इस विभाजन पर आधारित लिंग भेद था। श्रम विभाजन के कारण वे लोग परस्पर संबंधित एवं आश्रित थे। अतः आज आधुनिक और जटिल समाज में परस्पर निर्भरता और अधिक हो गई है। जीवन के हर क्षेत्र में हर आवश्यकता के लिए व्यक्ति को एक दूसरे पर निर्भर रहना पड़ता है। सामाजिक जीवन के किसी एक पहलू में परिवर्तन होता है तो उसके दूसरे पहलू में को प्रभावित जरूर करता है और उसमें भी परिवर्तन होता है। कारण यह है कि सभी इकाई आपस में संबंधित और एक दूसरे पर आश्रित हैं। समाज का पांचवा विशेषता है कोऑपरेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट, यानी सहयोग एवं संघर्ष। समानता और असमानता की तरह सहयोग और संघर्ष भी समाज के लिए अति आवश्यक हैं। ऊपर से ये दोनों विशेषताएं एक दूसरे की विरोधी दिखती हैं, लेकिन वास्तव में ये एक दूसरे के पूरक हैं। प्रत्येक समाज में सहयोग और संघर्ष की प्रतिक्रिया आवश्यक रूप से पाई जाती है। समाज सरल हो या जटिल, आधुनिक हो या आदिम, ग्रामीण हो या नगरीय, सहयोग और संघर्ष दोनों पाए जाते हैं। पहले हम सहयोग की चर्चा करेंगे। सहयोग सामाजिक जीवन का मुख्य आधार है। अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हर व्यक्ति को एक दूसरे के सहयोग की आवश्यकता होती है। अकेला कोई भी कार्य नहीं हो सकता। जीवन के हर क्षेत्र में और हर कार्य में सहयोग के बिना काम नहीं चल सकता। यह सहयोग भी दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कोऑपरेशन, यानी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सहयोग।
जब कुछ लोग आमने सामने के संबंधों के द्वारा अपनी उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कार्य करते हैं तो यह प्रत्यक्ष सहयोग कहलाता है। इसके अंतर्गत व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से दूसरों की मदद करता है, जैसे खेल के मैदान में विभिन्न खिलाड़ियों के बीच संबंध, अस्पताल में डॉक्टर और नर्स का संबंध, कक्षा में शिक्षक और विद्यार्थियों का संबंध इत्यादि। यहाँ ये लोग आमने सामने के संबंध के द्वारा एक दूसरे के सहयोग से कार्य करते हैं। अप्रत्यक्ष सहयोग में लोगों के बीच आमने सामने का संबंध नहीं होता। एक उद्देश्य के लिए विभिन्न लोग अलग अलग कार्य करते हैं तो यह अप्रत्यक्ष सहयोग कहलाता है। समान उद्देश्य के लिए असामान्य कार्य करना तथा उनके बीच प्रत्यक्ष संबंध नहीं होना ही अप्रत्यक्ष सहयोग है। श्रम विभाजन में यह आवश्यक रूप से देखने को मिलता है। एक मिल में लोग अलग अलग कार्य करते हैं और सब मिलकर एक चीज़ तैयार करते हैं। इसमें भिन्न भिन्न कार्य करने वालों के बीच प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता, किंतु इनके कार्य एक दूसरे को मदद पहुंचाते हैं। समाज में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार के सहयोग पाए जाते हैं। अब हम संघर्ष की चर्चा करेंगे। संघर्ष की महत्वता पर भी अनेक समाजशास्त्रियों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए हैं। संघर्ष का इतिहास आदिम काल से चला आ रहा है। दुनिया का ऐसा कोई भी समाज नहीं है जहां संघर्ष नहीं होता। समाज में जब भी कोई महान परिवर्तन हुआ है तो उसका मूल कारण संघर्ष ही रहा है। अपने स्वार्थ, उद्देश्य, विचार, धर्म, शारीरिक भिन्नता और सांस्कृतिक भिन्नता के कारण लोगों के बीच संघर्ष होता है। संघर्ष भी दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट, यानी प्रत्यक्ष संघर्ष और अप्रत्यक्ष संघर्ष। प्रत्यक्ष संघर्ष में लोग आमने सामने के संबंध द्वारा एक दूसरे को शारीरिक अथवा मानसिक क्षति पहुंचाते हैं। मारपीट, दंगा फसाद, लूटपाट, झगड़ा इत्यादि प्रत्यक्ष संघर्ष के उदाहरण हैं। इस तरह की घटनाओं में यह देखने को मिलता है कि लोग प्रत्यक्ष संबंध द्वारा एक दूसरे को हानि पहुंचाते हैं। अप्रत्यक्ष संघर्ष में लोगों के बीच आमने सामने के संबंध नहीं होता। प्रतिस्पर्धा अप्रत्यक्ष संघर्ष का सर्वोत्तम उदाहरण है। इसमें व्यक्ति या समूह अप्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे के रास्ते में बाधा उत्पन्न करते हैं और अपना उद्देश्य पूरा करना चाहते हैं। शीत युद्ध भी अच्छा उदाहरण है जो विभिन्न देशों के बीच होता है। प्रत्यक्ष सहयोग की तरह अप्रत्यक्ष संघर्ष सरल, लघु एवं आदिम समाज में पाया जाता है। जटिल, बृहद और आधुनिक समाज में अप्रत्यक्ष संघर्ष का महत्व हो गया है, लेकिन इस समय प्रत्यक्ष संघर्ष भी समाज में वर्तमान है। दुनिया का ऐसा कोई समाज नहीं है जहां संघर्ष नहीं पाया जाता है। जिस प्रकार समानता और असमानता एक दूसरे के पूरक हैं, उसी प्रकार सहयोग और संघर्ष भी एक दूसरे के पूरक हैं। एक ओर सहयोग मिलजुल कर कार्य करना सिखाता है तो दूसरी ओर संघर्ष शोषण और अन्याय को समाप्त करता है। सहयोग का जो रूप हमें आज देखने को मिल रहा है वह हजारों संघर्ष का परिणाम है। मैकाइवर ने इस संबंध में लिखा है, सोसाइटीज कोऑपरेशन क्रॉस्ड बाय कॉन्फ्लिक्ट, यानी समाज संघर्ष मिश्रित सहयोग है। अब हम समाज की छठी विशेषता की चर्चा करेंगे। सोसाइटी इज नॉट कन्फाइंड टू ह्यूमंस ओनली, यानी समाज केवल मनुष्यों तक ही सीमित नहीं है। समाज सिर्फ मनुष्यों में ही नहीं पाया जाता, यह अन्य जीवों में भी देखने को मिलता है। मैकाइवर एवं पेज ने कहा है कि जहाँ भी जीवन है वहाँ समाज है, अर्थात सभी जीव जंतुओं में समाज पाया जाता है। समाज के लिए सामाजिक संबंध, पारस्परिक जागरूकता,
समानता असमानता, श्रम विभाजन, सहयोग संघर्ष, परस्पर निर्भरता का होना आवश्यक है। इन सभी चीज़ों की व्यवस्था अन्य जीव जंतुओं में भी देखने को मिलती है। उदाहरण स्वरूप मधुमक्खियों, चींटियों, दीमकों इत्यादि में भी परस्पर सहयोग, श्रम विभाजन, संघर्ष आदि पाया जाता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि समाज केवल मनुष्यों तक ही सीमित नहीं है, लेकिन मनुष्यों के समाज में जो संगठन और व्यवस्था पाई जाती है वह अन्य जीव जंतुओं के समाज में नहीं पाई जाती। समाज की आखिरी विशेषता जिसकी हम आज चर्चा करने जा रहे हैं वह है चेंजेबिलिटी, यानी परिवर्तनशील। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। समाज प्रकृति का एक अंग है, अतः समाज में भी परिवर्तन होता है। दुनिया का ऐसा कोई समाज नहीं है जहाँ परिवर्तन नहीं होता है। समाज आदिम हो या आधुनिक, सरल हो या जटिल, ग्रामीण हो या नगरीय, परिवर्तन असंभावी है। भले ही इसमें परिवर्तन की दर में कमी या वृद्धि का गुण पाया जाता हो, पर परिवर्तन अवश्य होता है। मैकाइवर ने कहा है कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। अनेक कारणों से सामाजिक संबंधों में परिवर्तन होते हैं, फलस्वरूप समाज में भी परिवर्तन हो जाता है। समय और परिस्थिति के अनुसार हमारी आवश्यकताएं बदलती रहती हैं। इससे आवश्यकता पूर्ति के संबंध भी बदल जाते हैं। जब समाज में नए विचार और नए दृष्टिकोण का विकास होता है, तब इसका प्रभाव समाज के आदर्श एवं मूल्यों पर भी पड़ता है। पहले शिक्षक और विद्यार्थी का जो संबंध था वह अब नहीं रहा। अन्य क्षेत्रों में भी कई तरह के भेदभाव थे जो अब नहीं हैं। इसी प्रकार दुनिया के अन्य समाज में परिवर्तन होता है। अतः हम कह सकते हैं कि समाज परिवर्तनशील है। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ मैं उपस्थित होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।